हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एनसीईआरटी पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के ग्राफ को पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटली कि ओम्स लॉ आया कहाँ से। ठीक है, ओम्स लॉ का पूरा डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा और देख सकते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ के ग्राफ। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट रिलेटेड है करंट से। इसीलिए ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो उसके साथ इक्वालिटी के साइन लगाते हैं, यानी बराबर का साइन लगाते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर वायर दिख रहा है। कंडक्टर दिख रहा है आपको, तो ये कंडक्टर हमने कॉपर वायर लिया है। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किया है। ठीक है, क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा ये देखना है। तो ये जो ग्राफ जो आप लोगों को दिख रहा है, V एंड I के बीच का एक ग्राफ खींचे हुए हैं, उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन को आप नेगलेक्ट करिए, यानी भूल जाइए। इस वाले लाइन को आप देखिए। ठीक है, इस वाले लाइन को देखिए आप, ये वाले लाइन को। ठीक है, ये वाली लाइन को देखिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने 2 वोल्टेज लिया है, 2 वोल्टेज लिया, तो देख रहे हैं कि करेंट 1 एम्पियर हुआ। जैसे ही जैसे ही मैंने 4 वोल्ट लिया है, दुगुना लिया, वोल्टेज को दुगुना किया तो करंट भी दुगुना हो रहा है। फिर हमने 6 वोल्ट लिया तो करंट 3 गुना हो गया। देखा, तो कह रहा है कि कह रहा है कि इस केस में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम लोग दुगुना कर रहे हैं ना, करंट भी दुगुना हो रहा है। ठीक है, 2 वोल्ट का लिए तो 1 एम्पियर, 4 वोल्ट का लिए 2 एम्पियर, 6 वोल्ट का लिए तो 3 एम्पियर। ठीक है, अब कहता है, तो इसका मतलब ये है कि V जो है डायरेक्ट रिलेटेड है करंट से, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसके बदले में एक बराबर का साइन लगाते हैं, यानी इक्वालिटी ऑफ साइन लगाते हैं, और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस ग्राफ के लिए हमने कांस्टेंट K1 रखा है। ठीक है, क्या रखा है, K1 रखा है इस कंडक्टर के लिए। ठीक है, इस कॉपर वायर के लिए हमने K1 रखा है। तो जैसे है हमने इस साइन को हटाया, उसके बदले में बराबर लगाया, और बराबर जब लगाया तो कांस्टेंट K1 लगाया। ठीक है, इसको अगर अच्छी तरीके से अगर करें तो इस I को यहाँ लाएंगे तो ये भाग होगा V/I इक्वल टू K1 इक्वल टू 2। अब करें कि 2 आया कहाँ से, तब देखिए हमने यहाँ पर 6 वोल्ट लिया और यहाँ पर करंट भी 3 वोल्ट लिया, तो 3 में 6 से भाग करोगे तो 2 आएगा। तो कहने का मतलब हमने ये जो K निकाला, यानी कांस्टेंट का मान निकाला। किसका मान निकाला, कांस्टेंट का मान निकाला। तो 3 में 6 से भाग किए तो 2 आया। तो केवल 6 से 3 में भाग करने से 2 नहीं, आप 4 में 2 से भाग करो, 4 में 2 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा, 2 में 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी मतलब वोल्टेज और करंट को जब भी भाग करोगे तो उसका कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमारे जो ये ग्राफ बन रही है, हमारी जो ये ग्राफ बन रही है, कौन सा लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। वोल्टेज को जब जीरो रखेगा, जीरो होगा, वोल्टेज को जीरो होगा, वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जीरो वोल्टेज हो जाए तो इस कंडक्टर में करंट थोड़े बढ़ेगा, तो करंट भी तो जीरो हो जाएगा, करंट बढ़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितनी टाइम्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उतने टाइम्स करंट भी बढ़ेगा। ठीक, तो यही
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो हम ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू K1I, V बाई I इक्वल टू K1 टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब कहता है दूसरा इस कंडक्टर को अगर हम बदल दें, चेंज कर दें, इसके बदले में एक और कंडक्टर वायर ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं आयरन। ठीक है, इस आयरन ले लेते हैं, आयरन वायर। ठीक है, आयरन का वायर ले लेते हैं, आयरन वायर। तो देखो इसका जो है, इसमें अब इसका कांस्टेंट हमको निकाला, तो यहाँ इस वायर के लिए हमने K1 रखा और इस वायर के लिए हमने K2 रखा। ठीक है, तो V बाई I इक्वल टू K2 इक्वल टू 4। अब ये 4 आया कहाँ से? तो देखिए भाई, जैसे ही हमने कंडक्टर के मटेरियल को चेंज किया ना, तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ का जो प्लॉट दिख रहा था यहाँ पे, जो कि यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है। कौन सा लाइन है भाई? स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका कांस्टेंट क्या है कि चेंज हो जाएगा। इसका कांस्टेंट क्या है? चेंज हो जाएगा। इसका कांस्टेंट 4 आएगा। कैसे 4 आएगा? जैसे कि हालांकि मान लो कि हम 4 वोल्ट लेते हैं, तो 4 वोल्ट का लेते हैं तो इसका करंट कितना पास हो रहा है? 1 पास हो रहा है। ठीक है ना, तो 4 हो गया। तो कहने का मतलब 4 हो गया, डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते। ठीक है, तो इस दोनों एग्जाम्पल से, ये वाले एग्जाम्पल से, इस कांस्टेंट के एग्जाम्पल और इस कांस्टेंट के एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है कांस्टेंट जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ये कंडक्टर की कांस्टेंट जो है कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये जो इस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड। जैसे कि हमने कॉपर वायर लिया और यहाँ पर आयरन ले लिया, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। ये जो कांस्टेंट है K2, ये जो 2 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर 4 दिख रहा है। कह रहा है क्या? कह रहा है हम लोग वोल्टेज, इस दोनों एग्जाम्पल को 4 वोल्टेज पर रखें, इस 4 को और इस 4 को, तब क्या इसमें देखोगे, यहाँ देखो, तो यहाँ भी हमने वोल्टेज को 4 रखा और यहाँ भी 4 रखा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 निकाला था। ठीक है, तो 2 हो गया। तो देखोगे कि यहाँ करंट 1 पास कर रहा है, 1 एम्पियर का, और यहाँ करंट कितने का हो रहा है? 2 एम्पियर। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी तो करंट की वैल्यू कम आ रही है, कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी तो करंट की वैल्यू कम आती है, कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो करंट का वैल्यू ज़्यादा। तो ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो करंट की ज़्यादा है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कितना है? कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, दोनों ये वाले कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट जो दिख रहा है, ये डिटरमाइन करता है कंडक्टर कितना करंट अलाउ कर रहा है खुद के थ्रू। यानी यह पता करता है कि ये जो नंबर है कंडक्टर कितना करंट को रेसिस्टेट करता है, यानी करंट को रोकता है, कितना रोक रहा है करंट को। तो इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट जो दिख रहा है, इस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस के की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं? आर लिख दिए हैं। आर क्या है बेटा? वो रेसिस्टेंस है, और आई क्या है? करंट है, वी क्या है? वोल्टेज है। तो यही हमारा ओम्स लॉ है। पता चल गया ओम्स लॉ कहाँ से आया? पूरे ग्राफ समझ में आएगा। लेकिन एक और चीज़ है इस ग्राफ में, लेकिन अगर आप लैब में जाओगे, प्रैक्टिकली करोगे ओम्स लॉ को, तो ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ना, इतना स्ट्रेट लाइन, वो प्रैक्टिकल डिवाइस में नहीं दिखेगा। ठीक है, वो कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिकली ग्राफ कैसे दिखता है हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक हम लोग VI का ग्राफ लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा। ठीक है, इतना स्ट्रेट दिखाने के लिए क्या होता है, जब प्रैक्टिकल लैब में हम लोग बहुत सारे रीडिंग को लेते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट दिखने लगे। ठीक है, तो जब भी अगर हम लोग प्रैक्टिकल लैब में अगर इसकी हम लोग प्रैक्टिकली करें तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए ऐसे बूंदा बूंदा ऐसे बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ आएगा, 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 कभी यहाँ आएगा। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्ट्रेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्ट्रेट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइस। अगर लैब में अगर ऐसा अगर दिखे आप लोगों को ग्राफ, अगर ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, अगर ऐसा दिखे, देखिए ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा दिखे, ऐसे 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 दिखे, तो यहाँ भाई ये अगर इस टाइप का अगर ग्राफ अगर आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो ये ओहमिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर इस तरह का अगर ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पर करंट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज घट रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अगर इस टाइप का ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, अगर इस टाइप का अगर ग्राफ दिखेगा, दिख रहा है ना, ये जो सीधे वाली लाइन दिख रही है ना, ये सीधा, अगर इस टाइप के अगर ग्राफ अगर आपको दिख रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करेक्ट करंट के। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं ओहमिक डिवाइस, और इस वालों को बोलते हैं नॉन ओहमिक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। ठीक है, ओहमिक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ओम्स लॉ का ग्राफ अच्छे से समझ में आया है। ओम्स लॉ को सारा अगर वीडियो देखना है मेरा, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और ओम्स लॉ को पूरे वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, फिर दोबारा आप लोगों को ओम्स लॉ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई स्ट्रेट ग्राफ कैसे बनता है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाएं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।